हेलो प्यारे बच्चों, वंस अगेन मोस्ट वेलकम ऑन फिजिक्स वाय सीपी तगाया। अब देखिए दोस्तों, हम लास्ट क्लास में यानी लास्ट डे हमने एक फर्स्ट वीडियो हमने इलेक्ट्रिसिटी का अपलोड किया था, ठीक है, जिसमें हमने बेसिक चार्ज के बारे में समझा था, इनके एसआई यूनिट के बारे में समझा था, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट की डिफाइन पढ़ी थी, इसका फॉर्मूला पढ़ा था हमने, चार्ज का भी फॉर्मूला पढ़ा था। साथ के साथ ही हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि इंस्ट्रूमेंट वो ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करता है, ठीक है। डिफरेंट यूनिट्स ऑफ करंट हमने पढ़ी थी, ठीक है दोस्तों, और एमीटर का सिंबल पढ़ा था, ठीक है। अब हम इससे फर्दर टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं, जिसमें दोस्तों ओम्स लॉ भी है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ओम्स लॉ है। डिफरेंट कंपोनेंट्स जो सर्किट में यूज़ होते हैं उनके सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे हम, और एमीटर, वोल्टमीटर, रेजिस्टेंस, ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो कैसे किसी सर्किट में जुड़े हुए होते हैं उसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट टॉपिक जो हमारा आएगा, देखिए दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था एमीटर एक ऐसा इक्विपमेंट है जो क्या फाइंड करता है, इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू को फाइंड करता है, ठीक है। अब एमीटर को हमेशा कैसे कनेक्ट करते हैं, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, इसके स्पेसिफिकेशन क्या होता है, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ पर एमीटर की, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर, एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है दोस्तों, लो होता है। एमीटर हैज़ लो रेजिस्टेंस एंड ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। एमीटर को सर्किट में कैसे कनेक्ट किया जाता है, सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। अब जैसे हम कोई भी एक छोटा सर्किट की बात कर लेते हैं, ठीक है, एक सर्किट लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, सर्किट हम ड्रॉ कर लेते हैं। सर्किट ड्रॉ करने के लिए चलो एक बार मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा स्लाइड को छोटा कर देते हैं, थोड़ा स्पेस हमारे को अच्छा मिल जाए। चलो अब देखते हैं यहाँ पर हमने क्या किया, एक हमने बल्ब ले लिया दोस्तों, ठीक है, इट इज़ द सिंबल ऑफ बल्ब, और इसको हमने एक सर्किट से जोड़ा। ये वायर्स हैं दोस्तों, किसी भी सर्किट को कनेक्ट करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, वायर्स की रिक्वायरमेंट होती है। और इस सर्किट में कोई भी सर्किट हो उसमें करंट जब तक फ्लो नहीं होता जब तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कनेक्ट नहीं होता, मीन्स जब तक हम सर्किट में कोई बैटरी या कोई सेल कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक करंट फ्लो नहीं होगा। आप सिंपल एक वायर से करंट फ्लो नहीं करवा सकते, आपको कोई ना कोई बैटरी वगैरह या कोई भी सेल आपको कनेक्ट करना इसेंशियल है, तब जाकर ही सर्किट में करंट फ्लो होता है, ठीक है। और करंट कैसे फ्लो होता है, क्या फ्लो होता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दी, इट इज़ अ सिंबल ऑफ, सॉरी, यहाँ पर हमने एक सेल लिया है दोस्तों, ठीक है। तो सेल में एक जो साइड होती है वो कैसी होती है, बड़ी होती है, दूसरा साइड जो होता है उसका छोटा होता है। ये इसका सिंबल की बात हो रही है। तो बड़ी वाली जो स्ट्रेट है वो प्लस को इंडिकेट करती है और छोटे वाली किसको इंडिकेट करती है, नेगेटिव को। और सर्किट को कनेक्ट करने के लिए या सर्किट को ब्रेक करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, की का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, की का। अब ये सर्किट तो कंप्लीट है, ठीक है, सर्किट हो गया कंप्लीट। अब सर्किट कंप्लीट हो गया, बट की कैसी है, ऑफ है, की को हमें ऑन करना पड़ेगा। तो ये तो होती है ऑफ की, ठीक है, इस कंडीशन में ऑफ होती है। और जब हमें की को ऑन करना है तो ऑन करने के लिए बीच में क्या लगा देंगे, डॉट लगा देंगे, ठीक है। डॉट लगाते ही ये ऑन हो जाएगी, ठीक है, ये बीच में डॉट लगा देते हैं, ठीक है। अब इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। ये जो लास्ट वाली जो हमने बैटरी स्विच बनाया था, मीन्स की बनाई थी, उसको हमने क्लियर कर दिया। अब हम सर्किट को ऑन कर देते हैं। अब क्या होगा दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कंडक्टर्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स पर होता है नेगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो सब जगह सॉरी इक्वली फिल होते हैं दोस्तों। कंडक्टर में क्या पाए जाते हैं, जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, जिसके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं, ठीक है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। मीन्स इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। और जब हम बात करें इलेक्ट्रिक करंट की, तो इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज फ्लो इन वायर्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये तो फ्लो किसका है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन्स का है। और अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट की फ्लो की बात करूं तो इट इज़ प्लस टू माइनस, मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है दोस्तों। तो अपन इसको थोड़ी सी थ्योरी को अपन पढ़ लेते हैं ताकि आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। डायग्राम को अच्छे से देख लो एक बार, ठीक है। डायग्राम में जब तक, यानी किसी भी सर्किट में जब तक आप पोटेंशियल का सोर्स नहीं कनेक्ट करोगे या इलेक्ट्रिक सेल या इलेक्ट्रिक बैटरी कनेक्ट नहीं करोगे
तब तक कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। बिकॉज अगर यहाँ पर ये बैटरी नहीं होती तो क्या ये नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या अट्रैक्ट होते? बिल्कुल नहीं होते दोस्तों। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैं स्लाइड को क्लियर कर देता हूँ, ये क्लियर हो चुकी है दोस्तों। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की, डायरेक्शन की बात करते हैं दोस्तों। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं डायग्राम के अंदर कि द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज इलेक्ट्रॉन्स वर नॉट नोन एट द टाइम। अब इलेक्ट्रॉन्स का पहले डिस्कवरी नहीं हुई थी दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले जो डिस्कवरी हुई थी पॉजिटिव चार्ज की, दैट्स वाई उसको पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर लिया था। ठीक है, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी बहुत बाद में करी थी। नॉन एट टाइम व्हेन द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाज डिस्कवर्ड फर्स्ट एंड करंट वाज कंसीडर्ड टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। मीन्स जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन कंसीडर करी थी। ठीक है दोस्तों, अच्छे से समझ में आया होगा ये कंसेप्ट। अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है दोस्तों, मैं क्लियर कर देता हूँ इसको। अब आ जाते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पे। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस के लिए एक बेसिक फॉर्मूला आप याद रखो, बिकॉज फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जो कंसेप्ट है यानी जो स्टेटमेंट है उससे फॉर्मूला बनता है और फॉर्मूला से ही क्या बनती है? स्टेटमेंट बनती है। ठीक है, तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q। ध्यान रहे दोस्तों, पोटेंशियल डिफरेंस को किससे इंडिकेट करते हैं? कैपिटल V से। ठीक है, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला दिख रहा है आपको, ठीक है, V इज इक्वल टू क्या दिख रहा है? W अपॉन Q। मीन्स द रेशियो, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, द रेशियो ऑफ वर्क डन एंड द चार्ज। ठीक है, तो वर्क डन W हो जाएगा और चार्ज क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। ठीक है, वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। मीन्स किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन किया जाता है, ठीक है, पर यूनिट चार्ज को मूव करने के लिए, उसे ही हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पर V इज इक्वल टू W अपॉन Q हो जाएगा। ठीक है, जिसे हम रेशियो भी बोल सकते हैं वर्क और चार्ज का। और हम बात करते हैं 1 वोल्ट क्या होता है। अब देखिए दोस्तों, बिकॉज फॉर्मूला क्या है? V इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो एक क्वेश्चन, जैसा कि अपने इससे पहले 1 एम्पियर के बारे में बात करी थी, तो वोल्टेज की वैल्यू 1 कब होगी दोस्तों? ध्यान से सुनना। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसको मेजर किया जाता है वोल्ट में। किस में मेजर किया जाता है? वोल्ट में मेजर किया जाता है। वोल्ट इसकी एक ऐसा यूनिट है। तो जब V की वैल्यू 1 वोल्ट हो तो कब होगी दोस्तों? जब वर्क मीन्स, वर्क बोले हैं अपन, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, मीन्स फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट होता है उसे हम वर्क बोलते हैं। तो वर्क की जो यूनिट होती है दोस्तों वो होती है ऐसा यूनिट जूल। क्या होती है? जूल होती है। अपॉन चार्ज की ऐसा यूनिट, जैसा कि अपन ने इससे पहले ही बात करी थी, चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है दोस्तों? कुलाम होती है। तो वर्क भी हो 1 जूल और चार्ज भी हो 1 कुलाम, देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 1 वोल्ट। हम इसको अगर डिफाइन करें तो ऐसे ही बोल सकते हैं, व्हेन 1 जूल वर्क डन इज डन। कितना जूल वर्क डन होगा? 1 जूल वर्क इज डन इन कैरिंग 1 कुलाम चार्ज। कितने चार्ज को लेकर जाएगा दोस्तों? ये 1 कुलाम चार्ज को। देन द पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड 1 वोल्ट। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं कि 1 कुलाम, ध्यान से सुनना इसको, वो 1 कुलाम चार्ज को या 1 कुलाम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने में जो वर्क जो हुआ है वो कितना हो? 1 जूल हो। देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 1 वोल्ट। ओके, तो ये 1 वोल्ट की डिफाइन होगी दोस्तों। एग्जाम में मोस्टली 1-1 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा यूनिट की हम बात कर चुके हैं। और 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन कुलाम इनवर्स भी बोल सकते हैं। जैसा ये फॉर्मूला दिख रहा है, जब कुलाम को ऊपर ले जाओगे तो कुलाम की पावर क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी। ठीक है, और ऐसे ही 1 वोल्ट को नीचे भी डिफाइन कर रखा है। ठीक है, व्हेन 1 जूल वर्क डन इज डन इन कैरिंग 1 कुलाम चार्ज, देन द पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे मेजर करते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए एमीटर होता है। ठीक है, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को किससे मेजर करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर। किसे मेजर कर सकते हैं दोस्तों? इसको वोल्ट मीटर से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसकी डिफाइन भी देख लीजिए आप। तो वोल्ट मीटर क्या है? द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज हाई रेजिस्टेंस एंड ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल।
ठीक है। जैसे आपका एमीटर हम कंपेयर करते हैं दोस्तों, बिकॉज मोस्टली हमें चीज़ें कब याद रहती है जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करके पढ़ते हैं। तो यहाँ हम वोल्टमीटर पढ़ रहे हैं तो उससे पहले एमीटर पढ़ा था, ठीक है। बच्चे सारे दोनों में ही कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, कौन सीरीज है कौन पैरेलल है। तो एमीटर कनेक्ट होता है सीरीज में और वोल्टमीटर कनेक्ट होता है पैरेलल के अंदर, ठीक है। अब एक चीज़ और थी, एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो वेरी लो होता है और वोल्टमीटर के रेजिस्टेंस की बात करूँ तो वो क्या होता है दोस्तों, वेरी हाई होता है। अब जैसे एमीटर कैसे कनेक्ट होता है दोस्तों, सीरीज में, यहाँ पर वोल्टमीटर कनेक्ट होता है पैरेलल में, ठीक है। और जब हम सिंबल की बात करते हैं दोस्तों, स्लाइड को क्लियर कर देते हैं, तो ये वोल्टमीटर का सिंबल होता है, ठीक है। बस एमीटर का भी सिंबल यही है, वोल्टमीटर के लिए वी लग जाएगा, ठीक है, एमीटर के लिए ए लगता है, मीन्स कैपिटल ए बीच में कंसिडर कर लोगे आप, ठीक है। कैपिटल ए लिखा, दोनों साइड ली, एक पॉजिटिव लिखा दूसरा नेगेटिव लिखा, ये तो एमीटर हो गया। और जब वोल्टमीटर की बात करते हैं तो वी लिखा, दोनों साइड्स बनाए इसकी, एक टर्मिनल पॉजिटिव है दूसरा टर्मिनल नेगेटिव होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम सेल की, ठीक है। अब सेल क्या होता है, द सेल इज द सिंपलेस्ट डिवाइस टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम इलेक्ट्रिक सेल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक सेल में इसका कंप्लीट नेम क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल इज द सिंपल डिवाइस टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस। अब बात करते हैं करंट की, तो करंट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जैसा कि हमने सर्किट की बात करी थी, तो ये सर्किट है दोस्तों, इसमें जो करंट जब फ्लो होगा तो यह वाला टर्मिनल पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। तो करंट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो हाई पोटेंशियल क्या हो जाएगा दोस्तों, पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर से हाई किसको बोलते हैं, पॉजिटिव को हाई बोलेंगे, नेगेटिव को हम लो बोलेंगे, ठीक है। ऐसे एक छोटा सा क्वेश्चन और ले रहा हूँ दोस्तों, उसके बारे में भी आप अपन डिस्कस करते हैं। मैं स्लाइड को क्लियर कर देता हूँ। यहाँ हमने एक बल्ब लिया, ठीक है, ये बल्ब हो गया दोस्तों, कोई भी कंपोनेंट हो सकता है। यहाँ मैंने ले लिया प्लस 5 वोल्ट और यहाँ मैंने ले लिया 2 वोल्ट, ठीक है, ये 2 वोल्ट हो गया, ठीक है, प्लस 2 वोल्ट। अब बताओ दोस्तों, एक टर्मिनल का नाम है ए, दूसरे टर्मिनल को हमने डिनोट कर दिया बी से। देन टेल मी दैट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब बोलोगे सर यहाँ पे इससे पहले वाले में तो आपने एक बार पॉजिटिव लिया था एक बार नेगेटिव लिया था, तो सर यहाँ पे तो दोनों ही पॉजिटिव ले लिया। तो देखिए दोस्तों, इसमें भी एक पोटेंशियल हाई है और दूसरा पोटेंशियल लो है। तो हाई पोटेंशियल कौन सा है दोस्तों, प्लस 5 वोल्ट, और लो पोटेंशियल कौन सा है, प्लस 2 वोल्ट। तो दैट्स वाई द करंट विल फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है। तो हाई पोटेंशियल कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ए टर्मिनल पर, और लो पोटेंशियल कौन से टर्मिनल पे होगा, बी टर्मिनल पर। दैट्स वाई द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम ए टू बी, इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आया दोस्तों आपको। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम कंपोनेंट्स की, कौन कौन से कंपोनेंट्स इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज़ होते हैं और इनके सिंबल क्या क्या होते हैं, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा स्लाइड को हम जूम आउट कर लेते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट साइज हो चुका है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है। इलेक्ट्रिक सेल जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक सेल होता है। एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है और दूसरा टर्मिनल नेगेटिव होता है। दोनों टर्मिनल की साइज़ भी अलग अलग होती है। पॉजिटिव टर्मिनल का जो साइज़ होता है वहाँ पर जो एक परपेंडिकुलर लाइन है वो कैसी है, बड़ी है, और नेगेटिव टर्मिनल के लिए जो परपेंडिकुलर लाइन है वो कैसी है, छोटी है। बड़ी लाइन को पॉजिटिव इंडिकेट करते हैं, छोटी को नेगेटिव। ये हो गया इलेक्ट्रिक सेल। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक बैटरी की। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक बैटरी क्या होती है, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 इलेक्ट्रिक सेल्स, यानी 2 या 2 से ज़्यादा हम इलेक्ट्रिक सेल्स को जब कनेक्ट कर देते हैं, दैट इट विल बिकम ए बैटरी। ये किसकी तरह बिहेव करती है, एक बैटरी की तरह बिहेव करती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 3 इलेक्ट्रिक सेल कनेक्ट करके एक बैटरी बना रखी है। अब बात करते हैं की। तो की के 2 केसेस हैं, ओपन केस और क्लोज केस, जिसके बारे में अपन ने इससे पहले भी सर्किट में बात करी थी, ठीक है। ओपन के लिए यहाँ पे बीच में डॉट नहीं होता है और क्लोज के लिए बीच में डॉट आ जाता है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं वायर जॉइंट की, ठीक है। जब भी हम सर्किट बनाते हैं तो हमें वायर को जॉइंट करना होता है, और वायर जॉइंट को हम कैसे शो करेंगे, जैसा कि आपको डायग्राम में शो कर रखा है। यहाँ पे 2 वायर्स हैं, एक एक्स एक्सिस पर है, दूसरा वाई एक्सिस पर है, दोनों के बीच में कनेक्शन हो रखा है। कनेक्शन के वहाँ पे हमने डॉट लगा दिया। क्या लगा दिया दोस्तों, डॉट लगा दिया। दैट इज कॉल्ड एज वायर जॉइंट, इसको वायर जॉइंट बोलेंगे, ठीक है। अब आता है वायर क्रॉसिंग। अब वायर क्रॉसिंग क्या होती है दोस्तों, क्रॉसिंग में वायर एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होते हैं।
जबकि वायर जॉइंट में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और वायर क्रॉसिंग के अंदर एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको इंडिकेट करने के लिए क्या होता है, एक वायर सीधा हो गया। ठीक है, चलो इसको स्लाइड को रोक लेते हैं हम। ये एक सीधा वायर हो गया और एक दूसरा वायर, इसको हमें इससे कनेक्ट नहीं करना है तो शो किससे करेंगे, इसको थोड़ा ऊपर से ले जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज वायर क्रॉसिंग। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब की। इलेक्ट्रिक बल्ब के सिंबल के बारे में पहले बात करेंगे। देखिए दोस्तों, हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बहुत पहले पढ़ चुके होते हैं, बट जितना भी मटेरियल हमने पढ़ा है वो क्या होता है, व्यवस्थित नहीं होता है, मीन्स अरेंज्ड मोड में नहीं होता है। जब कोई चीज़ अरेंज्ड नहीं होती है दोस्तों तो उनका रिजल्ट भी अरेंज्ड नहीं होता है, एक फोकस्ड रिजल्ट हमें नहीं मिलता है। दैट्स वाई ये चैप्टर्स बनाए गए हैं, इनको एक सिस्टमेटिक तरीके से हमें पढ़ना होता है। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब, जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए ये छोटा सा प्यारा सा दिल बना दो और एक दो टर्मिनल्स होंगे जो कनेक्ट होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक बल्ब। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस क्या होता है दोस्तों, किसी भी वायर, कोई भी वायर हो, ठीक है, उस वायर की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो करंट को फ्लो होने से अपोज करता है। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच इट अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट प्रॉपर्टी, दैट फंडामेंटल क्वांटिटी इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। और सबके लिए अलग अलग होती है, मीन्स कंडक्टर का रेजिस्टेंस अलग होता है, सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस अलग होता है, इंसुलेटर का रेजिस्टेंस अलग होता है। तीनों की वैल्यूज़ कैसी होती है, अलग अलग होती है। अगर हम कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है इंसुलेटर का। जस्ट ए मिनट, इंसुलेटर, ठीक है, इंसुलेटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। और कंडक्टर, CONDUCTOR, कंडक्टर का रेजिस्टेंस सबसे कम होता है। मीन्स अगर मैं तीनों में कंपेयर करूं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में, तो सबसे कम रेजिस्टेंस होगा कंडक्टर का और सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा इंसुलेटर का। अब रेजिस्टेंस को हम इंडिकेट कैसे करते हैं दोस्तों, तो रेजिस्टेंस के लिए एक जिगजैग पाथ हम इंडिकेट कर देते हैं, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये जिगजैग बना दिया, दैट इज रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस हो जाता है और रेजिस्टेंस को इंडिकेट करने के लिए कैपिटल R का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले पॉइंट पर आते हैं, रियोस्टेट, जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो रियोस्टेट क्या है, इट इज़ वेरिएबल रेजिस्टेंस। कैसा रेजिस्टेंस होता, रेजिस्टेंस ही है, बट इसकी वैल्यू क्या होती है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो चेंज कर सकते हैं, दैट्स वाई यहाँ पर हम एक बीच में एक क्रॉस एरो बना देते हैं। नाउ इट इज़ कॉल्ड एज रियोस्टेट, जो क्या करता है, ये करंट को कंट्रोल करता है, करंट को कम ज़्यादा करता है। देखिए दोस्तों, करंट मीन्स रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ना रोकने की जो पावर है, एबिलिटी है, वो अगर कम होगी तो करंट उतना ही ज़्यादा फ्लो होगा, और रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, यानी जितना वो उसको रोकेगा, अब रोक रहा है तो भैया करंट की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। द वैल्यू ऑफ करंट विल बी डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। समझ में आया दोस्तों। मोस्टली इक्विपमेंट्स जो भी आपने कंपोनेंट्स अब पढ़े हैं उन सब के बारे में पहले भी स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, एमीटर है, एमीटर के बारे में भी हम स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, एमीटर का सिंबल भी देख लीजिए दोस्तों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, इसके अलावा भी दूसरे कंपोनेंट्स होते हैं, उनकी हम बात करते हैं। ये देखिए दोस्तों, एक वोल्ट मीटर है। ठीक है, ये हो गया आपका वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर के अंदर सर्कल में हमने V लिख दिया, एक साइड प्लस एक तरफ माइनस। बताओ दोस्तों, वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं किसी भी सर्किट के अंदर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। हाँ, करो करो करो। और एमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, लिखो कमेंट बॉक्स में, कमेंट करना पड़ेगा भैया, जो जो वीडियो देख रहा है, ठीक है, उन्हें कमेंट करनी ही है। लाइव चैट है, लाइव चैट में आप कमेंट कीजिए। चलो ठीक है, ये तो आपको पता चल गया। ठीक है, अब मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन और है, मुझे बताइए रेजिस्टेंस की बात करें हम एमीटर और वोल्ट मीटर में, तो किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है दोस्तों, एमीटर का ज़्यादा होता है या वोल्ट मीटर का ज़्यादा होता है? बताइए, कमेंट कीजिए। ओके, तो रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होता है दोस्तों, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, एमीटर का रेजिस्टेंस कम होता है। चलो अब आ जाते हैं हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट पर, जिसे हम कहते हैं ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ यानी साइंटिस्ट ओम था, इसका जो ओम्स लॉ था ये सबसे डिफ़िकल्ट माना जाता है दोस्तों एज बिहाफ ऑफ क्लास 10th। क्लास 10th के बच्चों को ये याद नहीं होता है, बट इट इज़ द ईजीएस्ट लॉ इन द फिजिक्स, यानी फिजिक्स का सबसे छोटा, सबसे प्यारा और सबसे ईजी जो लॉ है वो है ओम्स लॉ।
ठीक है, तो ओम्स लॉ की बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, ओम्स लॉ, अब देखिए ओम बाबा ने क्या कहा था। ओम बाबा ने यह कहा था कि जब किसी सर्किट के अंदर, ध्यान से देखना आप, मैं एक सर्किट बना रहा हूँ, एक रेजिस्टेंस लिया मैंने, ठीक है, रेजिस्टेंस के अंदर एक हमने इलेक्ट्रिक सेल कनेक्ट कर लिया, एक हमने की कनेक्ट कर दी, की को हमने ऑन कर दी और सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया। सॉरी। तो ओम जी ने क्या कहा था? ओम जी ने यह कहा था कि जब किसी कंडक्टर या किसी भी इक्विपमेंट के दोनों तरफ कोई पोटेंशियल आप कनेक्ट करते हो, तो इतना तो आपको पता है भाई, सर्किट में करंट कब फ्लो होगा? जब हम सर्किट में इलेक्ट्रिक सेल या इलेक्ट्रिक बैटरी को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, समझ आ गया ये तो अब सीधी सीधी बात है दोस्तों, बैटरी का पोटेंशियल जितना बड़ा होगा करंट की वैल्यू भी उतनी ही ज़्यादा होगी। यही ओम्स लॉ है, बस, सो सिंपल। means when we increase the value of electric potential, the value of current is also increase. means अगर मैं इसको स्टेटमेंट की बात करूं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है दोस्तों, और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हो तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है और एक इक्वल का सिंबल आ जाता है। तो देखना एक बार, मैं साइड में लिख रहा हूँ V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाओगे तो दो चीज़ें आएगी, एक कांस्टेंट आएगा और एक आएगा इक्वल का सिंबल। तो V, ठीक है, V, अब देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंबल को हटाया, इज इक्वल टू का सिंबल आ गया और साथ में क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा R और पीछे I वैसा का वैसा। ठीक है, V वैसा का वैसा रहा, I वैसा का वैसा रहा, बट जैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंबल हटाया तो हमारे दो सिंबल यहाँ पर और आ गए, एक इक्वल का सिंबल आ गया और एक कांस्टेंट आ गया जो कैपिटल R है, और जो कांस्टेंट है कैपिटल R उसे बोला जाता है रेजिस्टेंस। क्या बोला जाता है? रेजिस्टेंस बोला जाता है। एक बार स्टेटमेंट को देख लेते हैं हम, ताकि आपको स्टेटमेंट भी याद रहे। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू पॉइंट ऑफ ए मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द सर्किट प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। ध्यान रहे दोस्तों, टेम्परेचर जो फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे टेम्परेचर हो गया, ठीक है, प्रेशर हो गया, ठीक है, वायर का वॉल्यूम हो गया, ये चीज़ें कांस्टेंट रहनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने सर्किट में इलेक्ट्रिक सेल कनेक्ट किया और इतना ज़्यादा पोटेंशियल था कि वायर गल गया और टूट गया, वही मेल्ट हो गया। अरे तो भैया जब मेल्ट हो गया तो मेल्ट होने के बाद टूट जाएगा, तो यहाँ पे ओम्स लॉ अप्लाई नहीं होता है। तो ओम्स लॉ अप्लाई करने के लिए जो फिजिकल कंडीशन है वो कैसी होनी चाहिए? रिमेन सेम होनी चाहिए, यानी सेम होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या हो गया? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंबल हटाया तो एक कांस्टेंट आ गया R, तो हमें मिल जाता है V इज इक्वल टू I R। यहाँ पे R क्या है? R इज ए कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस फॉर ए गिवन मेटल। ध्यान रहे दोस्तों, अलग अलग मेटल का जो रेजिस्टेंस होता है वो भी क्या होता है? अलग अलग होता है। और साथ के साथ ही कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, तीनों के ही रेजिस्टेंस कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं VI ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ। ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, VI ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ, थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूँ। ठीक है, ये ओम्स लॉ का ग्राफ है दोस्तों। ठीक है, अब ओम्स लॉ का ग्राफ कैसा होगा? बिकॉज यहाँ पे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, दैट्स वाई जो ग्राफ बनेगा V और I के बीच का, यहाँ पे हमने V लिख दिया या हमने किसको इंडिकेट कर दिया? I को। जब इसमें करंट फ्लो होगा तो हम जानते हैं कि कोई भी कंपोनेंट, ध्यान सुनना दोस्तों, दो टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है ओमिक कंपोनेंट और दूसरा होता है नॉन ओमिक कंपोनेंट। ओमिक कंपोनेंट ओम्स लॉ को ओबे करता है और नॉन ओमिक कंपोनेंट्स ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता है। और जितने भी कंपोनेंट्स जो ओमिक होते हैं, मीन्स ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, उनके लिए रिलेशन क्या है दोस्तों? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, जब ये ओमिक कंपोनेंट पे अप्लाई होता है, और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उनका ग्राफ कैसा होगा दोस्तों? एकदम लीनियर ग्राफ होता है। कैसा ग्राफ होता है? लीनियर, बिल्कुल सीधा ग्राफ होता है। तो ये जो सामने ग्राफ दिखाई दे रहा है, ये ओम्स लॉ का ही ग्राफ है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस की, डिफाइन की। ठीक है, थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं हम। चलो ये हो गया जूम आउट। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा दोस्तों? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर, जिसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। और रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है दोस्तों? ओम होती है, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस जिसको हम ओम बोलते हैं। और ओम के लिए सिंबल है दोस्तों ये वाला सिंबल। ठीक है, इसको ओमेगा भी कहा जाता है। इसका जो लैटिन नाम है, अगर कंप्लीट नेम की बात करूँ तो वो होता है ओमेगा। ठीक है दोस्तों, और इन शॉर्ट हम प्यार से
क्या बोलते हैं इसको, ओम बोलते हैं। ठीक है, अब आइए इधर 1 ओम को डिफाइन करना है। तो जैसा कि आपने ओम्स लॉ पढ़ा है, तो ओम्स लॉ क्या है, V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, V अपॉन आई। ठीक है, अब मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ आपके ओम के सिंबल को, ताकि अपन कुछ चीज़ों को और लिख सकें। ठीक है, ये हो गया दोस्तों क्लियर। ठीक है, ये क्लियर हो चुका है। अब R इज इक्वल टू V अपॉन आई। अब 1 ओम को डिफाइन करना है, यानी जैसा कि हम इससे पहले पढ़ा है। ठीक है, 1 ओम क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 ओम होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू कब होगी, जब पोटेंशियल भी क्या हो दोस्तों, 1 वोल्ट हो और सर्किट से फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू भी क्या हो, 1 एम्पियर हो। देन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज 1 ओम। मीन्स 1 ohm is equal to 1 volt upon 1 ampere. Means when potential difference is 1 volt and the current through the circuit is 1 ampere, then the resistance is 1 ohm. ठीक है दोस्तों, जैसा कि हमने जब सिंबल पढ़ रहे थे तब ये बात भी करी थी हमने, रियोस्टेट के बारे में पढ़ा था। तो रियोस्टेट क्या होता है दोस्तों, स्लाइड को मैं क्लियर कर देता हूँ। चलो आते हैं हम रियोस्टेट पर। तो रियोस्टेट इज़ ए वेरिएबल रेजिस्टेंस, पहले ही बात कर चुके हैं। रियोस्टेट क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस इज ए कंपोनेंट यूज टू रेगुलेट द करंट विदाउट चेंजिंग द सोर्स ऑफ वोल्टेज। यानी वोल्टेज की वैल्यू को चेंज किए बिना अगर हमें करंट की वैल्यू को चेंज करना है, रेगुलेट करना है, देन वी विल यूज रियोस्टेट। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये सारे पॉइंट आपको अच्छे समझ में आएंगे। कोई भी डाउट हो दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।